अस्सलाम वालेकुम। सब सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये जुमला आपने अक्सर सुना भी होगा और बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जिन्होंने ये जुमला कहा भी होगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ इस मामले में, मेरे साथ तो कोई लोग नहीं है, मेरे पास तो कोई कुव्वत नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई सलाहियत नहीं है, मेरे पास कोई हथियार औजार कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, ज़िंदगी में, दुनिया में तब्दीली का सफ़र सिर्फ एक शख्स से, एक आवाज़ से, एक लम्हे पे शुरू होता है और फिर उसके बाद वो जो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए काफ़िला बनता गया, फिर लोग भी मिलते हैं, फिर काफ़िला भी बनता है। तो इसीलिए घबराएं मत, डरे मत, ये मत सोचें कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूँ। इसकी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी हमारी पाकिस्तान से मिल जाएंगी। एदी साहब को देख लीजिए, अकेले उन्होंने एक सफ़र शुरू किया खिदमत इंसानियत का और फिर देखिए कि वो सफ़र कितना बड़ा हुआ, कितना तवील हुआ और आज किस लेवल तक पहुँच चुका है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल देख लीजिए कि वो एक लीडर जिसने पूरे पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बना दिया। ज़ाहिर है उनके साथ साथी थे, वो सब साथी जो थे वो उनकी कुव्वत थे, लेकिन सबसे अहम किरदार उस एक शख्स का था जिसका नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। दीन की मिसाल ले लीजिए, बड़े बड़े सहाबा देख लीजिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसाल ले लीजिए कि किस तरह के माशरे में वो पैदा होते हैं और फिर वहाँ पर उनकी एक आवाज़ बुलंद होती है जो हक़ की आवाज़ होती है। और फिर आज देख लीजिए कि दुनिया में कितने मुसलमान मौजूद हैं। हर शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जहाँ पर किसी एक शख्स ने काया पलट दी हो और उसके पास कुछ ना हो, उसकी हालत बहुत ख़राब हो, तो फिर भी उसका जज्बा, उसका हौसला, ये वो चीज़ होती है कि जो कि किसी भी सिचुएशन को काबू में करने के काम आती है। और जैसा कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर लें तो कल जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का अफ़गानिस्तान से मुकाबला था और किस तरीके से वो जो कहते हैं ना कि फ़तह छीन ली जाती है। अफ़गानिस्तान की टीम मैच जीत चुकी थी। प्रेडिक्टर्स ये बता रहे थे कि जी 5% शायद कोई अनहोनी हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अफ़गानिस्तान की जीत यकीनी है, लेकिन एक शख्स जज्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ खड़ा रहा, कोशिश करता रहा और उसकी कोशिश कामयाब हुई और उसने तारीख़ रकम कर दी। ये सब क्या हुआ ये आपको बताएंगे हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक भी बहुत है। 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तमाम ज़रूरी तैयारी कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकुड़ को यकीन दहानी। IMF ने पाकिस्तान से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ने पर रिपोर्ट मांग ली। स्मोक के पेश नज़र जुम्मे को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में छुट्टी का ऐलान। पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना, एक बार फिर सऊदीया समेत दोस्त ममालिक से रजू का फैसला। नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी, अफगानिस्तान को शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। तौसीफ अहमद कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। पाकिस्तान से गजा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। गजा में अस्पतालों पर हमले न रोके, इसराइली अफवाज ने नसर मेडिकल कम्प्लेक्स पर भी बम बरसा दिए। सलामती कौंसिल का 2 घंटे का इजलास बेनतीजा, गजा पर करारदाद मंजूर न हो सकी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का खदशा। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब बात करते हैं उस एक की ताकत की, एक के मौजे की, एक के चमत्कार की कि किस तरीके से एक शख्स ने मैच जितवाया। कल वनडे इंटरनेशनल जो खेला गया वर्ल्ड कप का मैच, बड़ा ज़बरदस्त मैच अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा मैच होगा, एक ऐसा मैच कि जो कि आपको मेरा ख्याल है कि सदियों तक याद रहेगा। और एक शख्स ने साबित किया कि वो मर्द बहरान है। वो उस सिचुएशन में आया कि जब
ऑस्ट्रेलिया यूँ कहिए कि मैच हार चुका था, लेकिन उसने हारी हुई बाजी को पलट डाला और ये होती है ताकत जो कि कल ग्लेन मैक्सवेल ने दिखाई। डबल सेंचुरी स्कोर की, वो अकेला खड़ा था और उसने अकेले ने मैच जीत के। ज़िंदगी में हमने बहुत मरतबा ऐसा सुना होगा ना कि भाई एक आदमी क्या कर सकता है, अकेला क्या कर सकता है, लेकिन उसने ये बता दिया। ये भी आपने सुना कि जो है वो टीम ही होती है जो कि सब कुछ कर सकती है। ये थ्योरी भी गलत साबित कर दी। टीम वीम कुछ नहीं थी भाई, वो अकेला बंदा था, उसने सब कुछ कर दिया। ये वो हाइलाइट्स हैं कि जो कि इंसान बस लगाकर टेलीविज़न पर बैठ जाए और बस रिपीट पर, लूप पर लगाकर बैठ जाए और देखता रहे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब कोई शख्स खड़ा हो जाए और जब कोई शख्स ये अपने अंदर जज्बा पैदा कर ले कि हाँ मैंने ये काम करना है, तो बस फिर इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है। कैसे एक ज़ख्मी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी जिसके पैर जो है वो काम नहीं कर रहे, उसको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, और क्रैम्प्स पड़ने की सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान का पाँव मूव नहीं कर सकता है, और ज़रा सा भी अगर वो पाँव मूव करे तो उसके ऊपर उसमें शदीद दर्द होता है। और वो दर्द नज़र आ रहा था जिसने भी ये इनिंग देखी। मतलब हम उन यूँ कह लीजिए कि खुशकिस्मत लोग हैं कि जो कि वो इनिंग देख पाए, लाइव देख ली हमने। और उस इनिंग्स में कई मरतबा ऐसा हुआ कि वो ज़मीन पर गिर गया, कई मरतबा ऐसा हुआ कि अंपायर्स ने उसे कहा कि नहीं, अगर आप नहीं खेल सकते तो आप ग्राउंड से वापस चले जाएं। 2-3 मरतबा वो जो दूसरा खिलाड़ी जिसने आना था, एडम जंपा, वो आया भी नीचे कि ठीक है जी मैं आ गया हूं, लेकिन इस मर्द बहरान ने कहा कि नहीं, तुम वापस जाओ, मैं ही खेलूंगा, ये मेरा काम है और मैं इस काम को मुकम्मल तौर पर सरअंजाम दूंगा। 128 गेंदों पर 201 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और अफ़गानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल पे पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया भी। एक तरफ खड़ा हुआ था मैक्सवेल जिसने 201 रन्स की इनिंग्स खेली, 10 छक्के मारे और 21 चौके मारे। खड़े खड़े, भाग नहीं सकता था वो क्योंकि पाँव में दर्द था। खड़े खड़े वो जिस तरीके से अपने हाथों को सिर्फ इस्तेमाल करते हुए, फुटवर्क भी नहीं था। क्रिकेट की थ्योरी होती है कि जी, और ज़ाहिर प्रैक्टिकल जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता है फुटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने सारी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। फुटवर्क के बगैर सिर्फ हाथों की ताकत से उसने जो छक्के मारे हैं, जो चौके मारे हैं, दुनिया देख रही थी, दंग रह गई थी कि ये क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ पैट कमिंस जो कि उसका कप्तान था, वो दूसरे एंड पे खड़ा हुआ था और उसने सिर्फ 12 रन बनाए कोई 60-65 गेंदों पर। और वो भी बहुत बड़ी मिसाल है कि आप सिर्फ खड़े रहें, डटे रहें, दूसरे का साथ दें। अगर आप अच्छे बैट्समैन नहीं हैं और अगर आप मुकम्मल तौर पर बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो आपका काम क्या होता है कि सिर्फ खड़े रहें, अपनी विकेट बचाएं। ये काम जो है वो कमिंस ने करके दिखाया। पाकिस्तान की टीम को दोनों से सीखना चाहिए। एक तो अफ़गानिस्तान की बॉलिंग से सीखना चाहिए, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन मैक्सवेल की इनिंग्स और कमिंस की इनिंग्स, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की जानिब से क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं और वनडे क्रिकेट में अब तक 11 डबल सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं, लेकिन मैक्सवेल की जो डबल सेंचुरी है ये मेरा ख्याल है कि तमाम डबल सेंचुरियों से मुनफरिद है। और क्योंकि उन्होंने चेज़ करते हुए डबल सेंचुरी बनाई है। सबसे पहली चीज़ ये, चेज़ करते हुए डबल सेंचुरी नहीं बनी थी जो कि मैक्सवेल ने बनाई। दूसरी चीज़, डबल सेंचुरियाँ जो हैं, जो भी बनी हैं वो सारी एक तो पहले बैटिंग करते हुए बनी थी, मैक्सवेल ने चेज़ करते हुए बनाई। दूसरी चीज़ ये कि नॉन ओपनर बैट्समैन हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी बैट्समैन जिन्होंने डबल सेंचुरीज़ बनाई थी वो सारे वो थे जो कि ओपन करने आते थे, सबसे पहले आते थे, और मैक्सवेल के केस में ऐसा नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले वनडेज़ में ये खिलाड़ी बन गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल। और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी इनिंग्स। इससे कबल जो है वो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा यूँ कहिए कि ज़रा डगमगा रहा था शुरू में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कमबैक हुआ है और कल जो दिखाया है ऑस्ट्रेलिया ने खेल कर, उससे साबित हो गया कि वाकई भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी थे ज़ाहिर है वो अफसरदा थे, उनके जबड़ों से जिस तरीके से जीत छीनी गई है, ये एक नाकाबिले यकीन मैच था और कोई भी नहीं सोच सकता था। वो जो प्रेडिक्टर थे वो 1% तक आ गए थे कि 1% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीते, लेकिन 47वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर ज़बरदस्त खेलने के बाद, बिल्कुल तन्हा उस इनिंग्स को लेकर चलने के बाद मैक्सवेल ने 201 रन्स बनाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल में
पहुंचा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त। इससे पहले भारत और जनूबी अफ्रीका पहुंच चुके हैं नॉकआउट मरहले में, सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो तीसरी टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया जो कि सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब ये जो 3 टीमें हैं, इसके बाद अब चौथी टीम रह गई है, चौथी टीम। अच्छा, एक और खिलाड़ी का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, इब्राहिम जदरान ने भी कल सेंचुरी बनाई। अफगानिस्तान की तरफ से सेंचुरी स्कोर करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं वर्ल्ड कप में जिन्होंने सेंचुरी बनाई। ये भी उनको क्रेडिट जाता है। मतलब अफगानिस्तान की टीम मुझे कोई इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी जो है वो बहुत ही बेहूदगी का मुजाहरा करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़रा कम कर देते हैं, वो लोग भी थोड़े से ज़रा जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से अफगानिस्तान खेल रहा था वो बहुत ही आला उन्होंने खेला, और जिस तरीके से उन्होंने आखिर में रन्स भी बनाए। राशिद ने भी आके बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 35 रन्स बनाए उसने, नॉट आउट रहा है वो। लेकिन फिर उसके बाद जब बॉलिंग करने के लिए आए तो फिर तो उनके बॉलर्स ने यूँ कहिए कि बस एक के बाद एक रेत की दीवार साबित हो रही थी, और 91 के स्कोर पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन उसके बाद फिर एक बंदा बस जब शुरू हुआ तो वो शुरू हुआ, और ऐसी धुआंधार बैटिंग हुई, और ऐसा उसने कोई मारा है अफ़गानिस्तान वालों को। अफ़गानिस्तान वालों ने अब इस बारे में तहकीकात का मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा है कि इस पर तहकीक की जाए कि ये क्या चक्कर है, कहीं ये नसीम शाह का रिश्तेदार तो नहीं है मैक्सवेल, क्योंकि नसीम शाह भी हमें पहले ऐसे ही मारता रहा है, और चेक किया जाए। उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि भाई ये चेक किया जाए कि कहीं ये इसका शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म वगैरह चेक करवाया जाए, ताकि अगर कहीं से ये नसीम शाह का रिश्तेदार निकले तो फिर उनको समझ में आएगा हाँ भाई ये तो कर सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो क्रिकेट की जो वर्ल्ड कप की सिनेरियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है, और 3 इस वक्त टीमें ऐसी हैं जो कि सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदार हैं चौथी टीम की हैसियत से। एक उसके अंदर है न्यूजीलैंड जिसका मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चांस है, दूसरी टीम है पाकिस्तान, और तीसरी टीम है अफ़गानिस्तान। एक एक मैच इन तीनों टीमों ने खेलना है अभी। न्यूजीलैंड जो है वो तो खेलेगा श्रीलंका से, जो कि निस्बतन एक कमज़ोर टीम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम सब दुआएं भी कर रहे हैं, बारिश का भी इम्कान है, अल्लाह करे बारिश हो जाए। बारिश ने भी पिछली दफ़ा हमारी मदद की थी, या अल्लाह बस तू देख ले मेरे मालिक, जो भी बेहतरीन हो जाए हमारे लिए वो कर दे, आमीन। और तो ये तो मैच होगा न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। फिर दूसरा मैच पाकिस्तान का होगा जो कि इंग्लैंड से होगा। देखें, इंग्लैंड की टीम बेचारी बिल्कुल आखिरी नंबर पर चल रही है, उसने भी अपनी इज़्ज़त बचानी है, और जब बात इज़्ज़त पे आ जाए तो फिर दिमाग घूम जाता है खिलाड़ियों का सबका। तो मेरे मालिक इंग्लैंड को भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो ज़रा हौसले की ताकीद फरमा, और हमें अच्छे तरीके से इस मैच की जीत अता फरमा। और जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है उसमें अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर तो खैर मामला अलग हो जाएगा। न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से है, और साउथ अफ्रीका ज़ाहिर है एक बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन पिछले मैच में वो बड़े बुरे तरीके से हारी थी। और अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका क्या करता है, लेकिन ज़ाहिर साउथ अफ्रीका जो है वो ख़ुद तो पहुंच गया है, अफ़गानिस्तान के लिए आगे क्या रखा हुआ है इसमें। अच्छा, एक और छोटी सी खबर है क्रिकेट की दुनिया से ही। कल जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की ख़वातीन की क्रिकेट टीमों का भी मैच हो रहा था, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। उसमें वही सिद्रा अमीन पर जुर्माना हो गया, वो मैच सुपर ओवर तक गया। उस मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोनों जो टीमें थी उन्होंने 169 रन बनाए, और 169 रन बनाने के बाद दोनों टीमें जो थी वो चूँकि सेम जो है वो स्कोर था उनका, तो सुपर ओवर दिया गया, और सुपर ओवर ने बांग्लादेश ने सुपर ओवर में ये मैच जीत लिया, और अब वो सीरीज जो है 1-1 से बराबर हो चुकी है। इस मैच में सिद्रा अमीन पर जुर्माना हो गया जी, सिद्रा अमीन को मैच का 10% जुर्माना हुआ है और मैच फीस का, और एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। और सिद्रा अमीन जो है वो इस मैच में आईसीसी के लेवल 1 की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। अब वो खिलाफ वर्जी थी क्या, उन्होंने अंपायर के फैसले पर गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया था। फिर उन्होंने खैर अपनी गलती कबूल की और उन्होंने कहा ठीक है जी, ओके, आई एम सॉरी, और सज़ा मुझे दे दीजिए। तो ये हुआ है जी सिद्रा अमीन के साथ। और बहरहाल ये तो खैर क्रिकेट की दुनिया से ख़बरें थी। एक बड़ी अहम ख़बर है जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा, और बहुत तशवीशनाक ख़बर है ये। राजनपुर में एक वाक़या हुआ, एक वीडियो हमारे सामने आई और सोशल मीडिया पर ये वीडियो गर्दिश कर रही थी। ये वीडियो मैं चाहूँगा अगर दिखा सकते हैं हम तो दिखाएं। उस वीडियो में आपको नज़र आएगा कि एक शख्स एक बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है, और वो कोई दुकान का ये सिनेरियो है, दुकान में है वो, और वो बच्चा गालिबन वहाँ पर काम करता है, और उस बच्चे को मारा पीटा जा रहा है। और जैसा कि अमूमन हमारे यहाँ पर होता है कि गरीब के बच्चे को तो कोई बच्चा या कोई इंसान तो समझता ही नहीं है, तो वो जो दुकान का मालिक था, उस दुकान के मालिक की वीडियो सामने आ रही थी कि जी ये बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है, और उसने जिस तरीके से उस पर तशद्दुद किया, वो बच्चा गर्म खौलती हुई तेल
तेल की कढ़ाई में जाकर गिरा, जला वो बच्चा, जिस तरीके से वो उठा है वो वीडियो में नज़र आ रहा है कि उसकी तकलीफ़ और उसका कर्ब क्या होगा। लेकिन जाहिर है गरीब का बच्चा इंसान का बच्चा तो नहीं होता, तो बहरहाल वो जुल्म किए जा रहा है शख्स उसके ऊपर, और उसे बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो बच्चा पूरी तरीके से झुलस गया। हमारे नुमाइंदे हैं जी अमजद जतोई साहब, उनसे इस वाक़े की तालुम करते हैं और पता ये चला है कि जी पुलिस ने उस शख्स को पकड़ भी लिया है, लेकिन सारी तफसील हमें बताएंगे अमजद जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद। वालेकुम सलाम सर। जी अमजद साहब बताइए ये वाक़या क्या हुआ और अब इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अच्छा सर, मैं आपको बताऊं कि ये रानी बाजार जामपुर में ये वाक़या हुआ है। अल जन्नत दही भल्ले के नाम से ये शॉप है जो मुनव्वर इकबाल की, वहाँ पर ये मोहम्मद आसिफ जिसकी उम्र 13 साल के करीब है ये काम करता था। अच्छा, ये इसका जो वालिद साहब है वो माजूर हैं। अच्छा। घर का चूल्हा जलाने के लिए ये जो बच्चा है, हालांकि ये उम्र जो 13 साल है ये पढ़ने की होती है, उसके बावजूद वो घर का चूल्हा जलाने के लिए तो वो उस दही भल्ले की दुकान पे काम करता था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक दूसरा लड़का उस बच्चे के साथ लड़ रहा है। इसी असना में दुकान का मालिक आ जाता है, उस बच्चे पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है, उस 13 साल मोहम्मद आसिफ पर। उसके बाद उसको वो धक्का देता है, तो जब उसको देता है तो वो जो एक गरम खोलता हुआ पानी था कढ़ाई, उसके ऊपर जाकर लगता है वो बच्चा, और वो जो टोटल जो सारा कढ़ाई का वो तेल था उसके जिस्म पर आके गिरता है। इसमें आप उस दुकान वाले की लापरवाही देखेंगे कि किस तरीके से उस बच्चे को धक्का देता है उस कढ़ाई पर जब वो गिरता है, जब उसके ऊपर तेल आकर गिरता है तो किस तरह मछली की तरह वो छोटा बच्चा तड़प रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें एक लापरवाही उनकी देखें, ये 4:30 बजे के करीब वकूआ हुआ है जहाँ पर ये शॉप है, उसके बिल्कुल 2 मिनट के फासले पर THP अस्पताल जामपुर है। अच्छा। लेकिन उस बच्चे को वहाँ शिफ्ट करने की बजाय 1122 को बुलाने की बजाय इन्होंने एक वहाँ पर टाइम गुजारा, लेट कर दिया। किसी ने 15 पर कॉल की, जब तक पुलिस आई तो 1 घंटा गुजर चुका था। अब अंदाजा करें 1 घंटे में बंदा DG खान से भी आगे मुल्तान तक पहुँच सकता है जी। एक तो ये कोताही बरती गई, एक छोटा बच्चा, और दूसरा वो ये देखें ये अलमिया हमारे इस इलाके में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो चाइल्ड लेबरिंग है ना, जो चाइल्ड लेबरिंग के जो इदारे हैं वो बिल्कुल दफातर तक महदूद हैं। उनका काम क्या है? इस तरह के आपको सैकड़ों आसिफ जामपुर में मिलेंगे जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए दुकानों पे काम करते हैं, भट्टा खश। तो फिर पुलिस ने फिर इस पर क्या एक्शन लिया? अच्छा, इस शहरों में जो भी पुलिस की सारी सूरत हाल है, इस पुलिस का किरदार अगर देखा जाए तो वो काबिल इस्तायश है। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इस बच्चे को THP अस्पताल जामपुर मुंतकिल किया। तकरीबन 1 घंटा उस वक्त गुजर चुका था। उसके बाद वो जब उसकी हालत सीरियस हुई तो उसको शिफ्ट किया गया DG खान, लेकिन वो 4 नवंबर को जहाँ पर ना हो सका और अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुल्जमान को गिरफ्तार भी किया है, उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी कर लिया है, अभी जिस्मानी रिमांड पर हैं पुलिस के पास। तो एक जो अलमिया शुरू से चलता हुआ आ रहा है, वो अराई फैमिली से उनका ताल्लुक है, जामपुर के आपको पता है वो एक गरीब का बच्चा था। अभी हमारा जो यहाँ के बासर लोग हैं उनका इतना प्रेशर है उनके वालिदैन पर के सुलह कर लें, ये हादसाती तौर पर हुआ है। लेकिन आप वीडियो में देखें ये हादसाती तौर पर नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से तो एकदम कत्ल है ये। तो अब जो पुलिस है उसने पकड़ लिया है उस बंदे को, तो आगे जो है वो उसकी क्या कार्रवाई होनी है, क्या सजा है, क्या सिलसिला है इसका? अब ये है कि पुलिस जिस्मानी रिमांड पर है, पुलिस उससे अपना जो वो तफ्तीश कर रही है। उसके बाद वो जो हमारी पुलिस जराये से बात हुई है, जो वहाँ के SHO हैं, SHO सिटी अख्तर हिजबानी से, वो कह रहे हैं कि हम जो सारी जो कार्रवाई होगी वो मेरिट पर करेंगे, किसी भी दबाव को खातर में नहीं लाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उन पर प्रेशर पड़ता है, सुलह की तरफ उनके वालिदैन को जाते हैं, तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि पुलिस ही इसकी मुद्दई बन जाए, इस केस को आगे लेकर चला जाए, जुडिशल रिमांड पर ले जाया जाए। चलें जी, अल्लाह करे ये जो शख्स है ये अपने अंजाम तक पहुंचे और ऐसे लोगों का जो जुल्म है वो ख़त्म हो किसी भी तरीके से। ज़ाहिर है गुर्बत से रिलेटेड होते हैं सारे मामलात, बच्चे काम कर रहे होते हैं। अब जो बच्चा काम कर रहा होता है उसे हम इंसान का बच्चा और अपना बच्चा समझें, उस तरीके से भी उससे काम करवाया जा सकता है। अगर किसी की मजबूरी है और वो काम कर ही रहा है तो उसको अपना बच्चा समझ के काम करवाया जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी अमजद जतोई, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वाक़े की तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जी स्मॉग की। स्मॉग लाहौर को लग गया है, स्मॉग का रोग,
और शहर की जो फ़ज़ा है इंतहाई आलूदा हो चुकी है, सांस लेना मुहाल है। लाहौर में जुमे के दिन छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। अब अगर बारिश होगी तो उसकी वजह से स्मॉग में कुछ कमी आएगी, लेकिन ओवरऑल स्मॉग का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और PDMA ने स्मॉग को आफत करार दिया है। सबके लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। स्कूलों में भी बच्चे मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। और आलमी माहिरीन ने भी लाहौर में रहने वालों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। शिकागो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक हुई, उसमें बताया गया कि लाहौर ज़ाहिर है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक है। उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स हम सबको पता है जी। लाहौर, दिल्ली, कराची, यही तीन नाम होते हैं जो कि गर्दिश करते रहते हैं। लाहौर में रहने वाले अफराद के लिए आबो हवा इंतहाई आलूदा है और इसके बायस इस फ़िज़ा में सांस लेने वाले लोग ज़िंदगी के 7 सालों से हाथ धो बैठेंगे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से बढ़ गया है, जो कि मामूल की सतह होती है 200, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और महकमा माहौलियात ये कहता है कि इंडेक्स की सतह 200 से 300 के दरमियान रहने से आंखों में जलन होती है, लेकिन जब ये जो AQI की सतह 400 से 500 तक पहुंच जाए तो फिर ये इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। और हुकूमत कहती है कि जी वो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए सख्त इक़दाम तो कर रही है, लेकिन अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो खुदारा अपना ख्याल कीजिए। अगर आपको हेल्थ एडवाइज़री जो NDMA ने जारी कर दी है, थोड़ा सा उसका ख्याल कर लीजिए, अपनी मूवमेंट को बहुत ही कम कर दीजिए। और गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद, उसमें स्मॉग ख़तरनाक हद तक जा सकती है। फिर सरगोदा, DG खान, साहिवाल, ये भी स्मॉग की लपेट में आ सकते हैं। और अच्छा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी NDMA के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी चूँकि एवरेज चल रहा है, वो ख़राब होने का अंदेशा है। तो इसीलिए अपनी बैरूनी सरगर्मियों को आपने महदूद करना है, मास्क ज़रूरी है उसका इस्तेमाल करना। और पंजाब की जो हुकूमत है वो उसने जुम्मे को छुट्टी भी दे दी है, जो मैंने आपको बताया। और 10 नवंबर जुम्मा, ये तमाम जगहों पर पंजाब में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अगर स्मॉग होता है तो उससे होता क्या है, ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि स्मॉग से जिस्म पर क्या असर मुरतब होता है और ख़ुद को कैसे महफूज रखें। ये हम कई सालों से देख रहे हैं कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो उसमें हालात ख़राब हो जाते हैं स्मॉग के हवाले से, और स्मॉग जो है वो फैलती जाती है और हर साल ये सारा मामला होता है। अब एडवाइजरीज़ भी जारी होती हैं, तमाम जो है वो लेवल्स भी बताए जाते हैं और हर जगह की शिद्दत बताई जाती है। लेकिन अब इसका बेसिकली ये होती क्या है, स्मॉग जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी की एक किस्म है और 1900 के लगभग इसका आगाज़ हुआ था, इस फिनोमिना का, जब ये नाम सामने आया था स्मॉग। धुआं यानी कि स्मोक और धुंध यानी कि फॉग, धुआं और फॉग, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें तो ये वर्ड बन जाता है स्मॉग। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मसला आम है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, ओजोन, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीगर गैसें, ये स्मॉग बनने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इसकी कुछ किस्में भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक डिटेल हो जाएगी। अब वो बनती क्यों है, फ़ोटोकेमिकल नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उससे ये बनती है और सूरज की रोशनी के दरमियान जब ताल्लुक़ होता है तो फिर उससे ये बनती है और हम सब के लिए ये बड़ी ख़तरनाक है। और इंडस्ट्रियल स्मॉग भी होता है, वो कोयले वगैरह से बनता है। तो जब सर्द मौसम होता है तो धुआं और धुंध, ये दोनों चीज़ें फ़ज़ा में आ जाती हैं। फिर पेट्रोल, जो डीज़ल, ये सारी चीज़ें। अब स्मॉग जो है वो सेहत पर बड़ी नेगेटिव साबित होती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खांसी, सीने में तकलीफ़, आंखों में खारिश होती है, दमा होता है, हार्ट अटैक या फालिज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। फिर ये धुआं फेफड़ों तक पहुंचता है तो और बहुत नुकसानात होते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, जो हिदायत है वो क्या है कि आप 4 दीवारी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करें, बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, और जो आपका सांस लेने का जो निज़ाम है, पानी ज़्यादा आप इस्तेमाल करें तो वो जगह जो है वो आपकी क्लियर रहेगी। घर में एयर प्योरीफायर का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो करें। दमे के शिकार हैं तो हर वक्त इन्हेलर आप अपने पास रखें। हालत अगर आपकी ज़रा सी भी ख़राब हो, फ़ौरन आपने डॉक्टर से रुजू करना है। और जहाँ भी ट्रैफिक जैम्स होते हैं उन इलाकों में तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगे वहाँ पर वो जहरीला धुआं है वो आप तक पहुँचेगा। खिड़कियाँ बंद रखें उस वक्त आप, ताकि आप स्मॉग से बच सकें। ये थी जी स्मॉग की सारी सूरत हाल। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है सियासी सूरत हाल में, और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का भी रब्ता हुआ है। दोनों जो हैं वो अब मुलाकात करेंगे और शायद कोई आगे आने वाले दिनों की कोई स्ट्रेटजी बनाए। फिर नून लीग और MQM का भी एक इत्तेहाद हो गया जिसमें ये पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे सिंध में। एक बड़ी अजीब सी गैर मामूली सी सूरत हाल है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सदर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और इलेक्शन की डेट तो हमारे सामने आ ही चुकी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। अच्छा, अब डार साहब जो हैं वो कहते हैं कि सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब, उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी, उनका काम था इलेक्शन की डेट देना। तो ये मंतक क्या है? ये आपको समझ में आ रही है? हमें तो नहीं समझ में आ रही ये बात। नहीं, समझ तो जो आइन कानून के तालिब इल्म हैं, आइन कानून पे यकीन रखते हैं, पढ़ते हैं, उन सब की तो समझ में आ रही है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी कौमी असम्बली में, तो इमरान खान की ख्वाहिश पे उस शख्स ने उसी वक्त असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया था, जबकि वो आइनी तौर पे कर नहीं सकते थे ये फेल। तो वो तो एक मोहरा है इमरान खान का, जबकि उसको एक आइनी ओहदे पे होते हुए आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए थी। और जिस हवाले को कोट कर रहे हैं सागडार के उस स्टेटमेंट को, तो यकीनन ये भी बात दुरुस्त है कि वो एक आइनी गैर आइनी फेल का मुर्तकिब होने वाला शख्स जो है, उसको तो कोई अगर इखलाक या आइनी कोई तकाज़े वो पूरे करता तो उसको आज इस ओहदे पे नहीं होना चाहिए था। नहीं सर, पूछ रहा मैं ये हूँ कि अगर सदर ने इंतखाबात की डेट नहीं दी और उसका काम था, उस पर वो कह रहे हैं डार साहब कि इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि इन्हें तो आइन का पता ही नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी डेट दे दी थी, तो उन्हें भी मुस्तफ़ी होना चाहिए क्योंकि उनको भी फिर कानून का नहीं पता, उनका काम नहीं था डेट देना। देखें, बात यह है कि बेशुमार इश्यूज़ हैं जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने पैदा किए। उस वक्त का जो चीफ एग्जेक्टिव था जो आज जेल में है, उसने पैदा किया। हाँ। तो अगर उन चीज़ों पे जाएंगे तो एक लंबी बहस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, कंसेंसस से दे दिया, दोनों को जिनको आप कोर्ट कर रहे हैं उनके कंसेंसस से फ़ैसला दे दिया, तो उसके बाद मेरा ख्याल है इस पर बहस बनती नहीं है। चलें ठीक है, मैं तो सिर्फ डार साहब की बात को कोट कर रहा था, उन्होंने बात की थी चूँकि, तो चलें बिल्कुल सही है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीडिया में सर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत का इरादा रखते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है? नहीं, देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक तजर्बाकार पॉलिटिशियन, एक जिसका माजी, जिसकी क्रेडिबिलिटी है सियासी जमातों के अंदर, बल्कि इस खित्ते के अंदर, इस खित्ते में भी आज नवाज शरीफ सीनियर मोस्ट सियासतदान हैं जिनका एक माजी है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो इस खित्ते में अमन खुशहाली के लिए अपना एक रोल अदा कर सकते हैं। तो यकीनन सबसे पहले तो वो पाकिस्तान के अंदर अदा करेंगे ना, तो उस रोल को वो मुस्लिम लीग से बालातर होकर भी वो अदा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे, ताकि इस पाकिस्तान को जिस गर्दाब में जिन जिन लोगों ने फंसा दिया, जो किसी का एजेंडा लेके आए हुए थे वो पूरा कर रहे थे, मगर पाकिस्तान मुश्किलात में फंसता गया, इससे निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और अदारों में बैठे वो लोग भी, ख़ास तौर पर जो कुछ लोग थे जो कभी भी नवाज शरीफ को इंतखाबात में जीत के बावजूद भी रास्ते की रुकावट बना करते थे, आज तो वो भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान नवाज शरीफ के बग़ैर मुमकिन नहीं है इस गर्दाब से निकल सके। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस या दीगर फोर्सेस हैं उनके लिए आज काबिल कबूल हैं, तो नवाज शरीफ वो अपना रोल अदा करेंगे। तो इन मुलाकातों की मनसूबाबंदी क्या है सर?
वो मनसूबाबंदी कर भी चुके हैं और बहुत से लोगों से अगले दिनों में और कुछ से पिछले कुछ दिनों से राब्ते में हैं। आज भी कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस मिली हैं, कल भी कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस मिली थी, आइंदा भी मिलने वाली हैं और अगले 1-2 हफ्तों में वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, दुनिया में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने के लिए वो राब्ते कर रहे हैं और इंशाल्लाह राब्तों के नतीजे में मुस्बत नताइज भी निकलेंगे। तो ये जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से सबसे राब्ते किए जा रहे हैं, उन राब्तों में PTI भी शामिल है, उनसे भी मुलाकात होगी? देखें, जो आप देख भी रहे हैं कि पिछले 2 दिन पहले जो मियाँ वाली एयर बेस पे दहशत गर्दों ने हमला किया, तो पाकिस्तान पूरी जो कौम है वो रंजीदा भी है, गमज़दा है और उनको इस बात पे कंसर्न भी है कि अगर 10 मई को मियाँ वाली एयर बेस पे हमला ना होता और उसके किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया होता तो आज किसी दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर वो रोल अदा कर रहा हो या पाकिस्तान से बाहर से आकर वो रोल अदा करना चाहता हो, किसी को हिम्मत ना होती। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करने वाले लोग हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उनसे तो हम बात नहीं करने की पोजीशन में ना करेंगे। हाँ, PTI में वो धड़ा या वो लोग जो एक सिस्टम पे, एक निज़ाम पे, एक जमहूरियत पे, एक आइन पे यकीन रखते हैं और किसी दहशतगर्दी मनसूबा साजी में मुलव्वस नहीं है, उनसे बात क्यों नहीं हो सकती? उनसे बात होगी। नहीं तो सर, आपने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि PTI चेयरमैन के खिलाफ फैसले ज़रूर दें, लेकिन इलेक्शन तक उन्हें मैदान में रहने देना चाहिए। इसका मतलब क्या था? मैंने ये कहा था कि जब ये बात की जाती है प्री पोल रिगिंग की, जब ये बात की जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो मैं जब ये बात करता हूँ तो कहा जाता है कि ये शायद मुस्लिम लीग के मेंबर होने की हैसियत से बात करते हैं। क्या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड आज तक मिली है? क्या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्री पोल रिगिंग आज तक होती नहीं आई? और अगर प्री पोल रिगिंग हमारे ख़िलाफ़ हमेशा होती आई है तो आज ये हम तकाज़ा नहीं कर सकते कि जो हज़ारों लोग जमा करके कौमी वसाइल उन पे ख़र्च करके जो लोगों की ज़हन साजी की गई कि ये इंडियन नवाज़ हैं, ये चोर डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, गो नवाज गो के नारे बच्चों के जहनों में बिठाए गए, और क्या आज हमारे लिए वो जिन्होंने ये सब कुछ किया था, क्या ये नहीं होना चाहिए कि वो आके मीडिया पे माफ़ी मांगे और कहें कि हमने वो जो कुछ किया था गलत किया था, आपको हटाने के लिए और किसी को लाने के लिए? और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पेंडिंग केस हैं, जो अपीलें अभी तक मेरी पेंडिंग हैं, कोई टाइम फ्रेम दिया जाए और फिक्स करके उनके फ़ैसले किए जाएं? और मुझे जिस प्रोसेस से 2017 में निकाला गया था, मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका दिया जाए। और इसी तरह मैं कहूँगा नवाज PTI के चेयरमैन के हवाले से, भाई बात यह है कि वो कहते हैं हमारे साथ जुल्म हुआ है, वो कहते हैं हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो भाई फिर साइफर केस आप 190 मिलियन पाउंड का केस जो है, आप अलकादर ट्रस्ट का आप 9-10 मई के जो ये केसेस पेंडिंग हैं उसका भी टाइम फ्रेम दें और उसका फैसला इलेक्शन से पहले दें और लोगों को बताएं
कि इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसका बेनिफिशरी कौन था 9-10 मई का फैज़ाबाद धरनों का, 2014 का मॉडल का, धरनों के मॉडल का, या 2017 में कौन मास्टरमाइंड था। ये कौम के सामने रखने के बावजूद, जो कि यकीनन आइन कानून के मुताबिक फैसले हों, तो मास्टरमाइंड पीटीआई का चेयरमैन ही निकलेगा बहुत से हादसात में। आप उसको सजा आइन कानून के मुताबिक देंगे ना, दे के भी आप उसके बाद उसको सामने ले हैं, जो लोग कहते हैं कि वो बड़ा मकबूल है, तो नवाज शरीफ को भी हाथ पांव जो हमेशा बांध के 2018 में भी आपने रखा, इसके बावजूद हमने जो जवाब दिया कौम के साथ मिल के, वो भी सामने है। और इसका भी पता चल जाएगा कि जब इसके करतूत लोगों के सामने होंगे तो लोग इसको कितना मकबूल जानते हैं। ये मैं कहता था उस वक्त भी, आज भी कह रहा हूँ। चल ठीक है। अच्छा, अब अभी की अगर बात कर लें, आप कह रहे हैं प्री पोल रिगिंग होती है, सब कुछ होता है, पहले से तय हो जाता है, तो अब जो रियासती इदारों की तरफ से नवाज शरीफ साहब को सब लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे एंकर्स भी कह रहे हैं, एनालिस्ट भी कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बस वो आ गए हैं, उन्हें चौथी बार वजीर आजम बनाया जाएगा। ये सब लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं सर? मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि 2 माह तक जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस या दीगर लोग ये बात नहीं करते थे कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और आज 2 माह के, और ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। इनको ये शायद गुमान था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, लिहाजा ये बात करते रहें जो हकीकत है, ताकि लोगों की सिम्पथीज़ जो हैं हम समेट सकें। आज जब वो वापस आ गए हैं तो इनको ये ख़तरा लाहक है कि जो हमने बसात एक बिछाई हुई थी कि इस पे चलते हुए आइंदा इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे, आज जब उनको अंदाज़ा हो गया कि नवाज शरीफ के होते हुए लोग वोट तो नवाज शरीफ को पोल करेंगे, हम किसी खाते में नहीं होंगे, तो आज उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना शुरू कर दी है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मैं आपको बता चुका हूँ, भाई मुझे भी इंसाफ दें और किसी दूसरे को भी इंसाफ दें। ये क्या बात हुई कि आज कहा जाता है हाँ होना इंसाफ चाहिए नवाज शरीफ के साथ, मगर फास्ट ट्रैक पे इंसाफ उनको दिया जा रहा है। ओ भाई, इंसाफ जो है वो चेहरे को नहीं देखता, इंसाफ को वक्त नहीं देखना चाहिए। इंसाफ तो हमेशा फास्ट ट्रैक पे हर एक को मिलना चाहिए और हर वक्त मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, तो अब ठीक है, सबको मिलना चाहिए, सबको फास्ट ट्रैक मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब जो ये पहले से सबको बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ही वजीर आज़म होंगे, तो इस तरह के इलेक्शन को अवाम कबूल करेंगे? देखें, अवाम कबूल तो क्या 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाला गया था, अवाम से किसी ने पूछा था? अवाम ने उनको 2/3 अक्सरियत दे के मुंतखब किया था, और आज भी नवाज शरीफ को अवाम वोट दे के ही मुंतखब करेंगे। मगर कुछ तजिया नगार, कुछ कालम नवीस, कुछ एंकर हजरात, कुछ की बात कर रहा हूँ, और कुछ सियासतदान जिनका फ़न है ये कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाते हैं, और आज ये पहली दफ़ा नहीं बन रहा। उन्होंने 1997 में भी बनाया, उन्होंने 2013 में भी बनाया, उन्होंने 2018 में भी बनाया। आज भी उनको नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है, तो आज भी वो बयानियाँ वही बनाने की ख्वाहिश और कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो अपने फ़न का जो मुजाहरा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हक़ में करें, आइन कानून के हक़ में करें, ना कि किसी की मोहब्बत में और किसी के मुखालफत में इतने अंधे हो के ये बातें गुफ्तगू करें जिसका पाकिस्तान मुतहम्मल आज नहीं है। नहीं तो सर, अब बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि जी लाहौर से अगला वज़ीर आज़म नहीं होगा, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की फ़ोन पे बात हुई, उनकी अब मुलाकात होनी है, तो इसमें क्या होगा? ये कि मतलब ये कुछ 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं ये कि अवाम ने मुंतखब करना है, वो पेशावर के किसी शख्स को कर दे, वो कोयटा के किसी शख्स को कर दे, इसमें ना मेरा कोई अमल दखल है अकेले का, ना आपका हो सकता है।
ये हाँ, कुछ सिलेक्शन कमेटी हो तो वो बात कही जा सकती है कि सिलेक्शन कमेटी को दबाव में लाकर कहा जाए कि लाहौर का नहीं होना चाहिए, पेशावर का होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के अवाम को तो हाँक के आप नहीं ये कह सकते कि ये बंदा मुंतखब करें, वो तो उनकी मर्ज़ी है। अब जहाँ तक तल्लक है इस सवाल का कि नवाज़ शरीफ नहीं हो सकते या क्यों नहीं हो सकते, तो ये तो इंतखाबात के दिन ही फ़ैसला कौम बताएगी कि लोग किसको मुंतखब करना चाहते हैं और किन पे लोगों का एतमाद है। नहीं तो सर बिलावल साहब ये बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसकी भी एक वजह है। देखें, हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से बातचीत भी कर रहे हैं, भले उन्होंने हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है। हम पीटीआई के भी उस सॉफ्ट इमेज वाले लोगों से भी बात करना चाहते हैं और वो राब्ते में भी हैं लोग। हम इसी तरह पीपल्स पार्टी, सारी ज़िंदगी हमने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा है, आइंदा भी पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मुकाबला होगा, मगर हम वो 90 की 80 की दहाई रिपीट नहीं वो माहौल करना चाहते। हम हर हाल में मिसाके जमहूरियत जब हमने किया था उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि हम कोई इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं, बल्कि हमने रूल्स तय किए थे, उन पे आज भी हम पाबंद हैं और पाबंदी दूसरी जमातों से भी ख्वाहिश है कि वो वहाँ से भी हो। तो अब आपने एमक्यूएम के साथ भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है सिंध में, तो उस हवाले से मीडिया पे ये बात आ रही थी, आप अगर क्लैरिफिकेशन दे सके। मरियम साहिबा जो है वो अब कराची से इंतखाबात लड़ेंगी। देखिए, ये तो फ़ैसला जमात ने करना है, ये अकेला मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको जवाब दे सकूँ, मगर हमारी जमात के अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर है और मियाँ साहब ख़ुद भी चाहते हैं कि जो मेन लीडरशिप है वो दीगर सूबों से भी इलेक्शन लड़े। अब किसको वो हुक्म करते हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा, ये तो कायद का फ़ैसला है। सही। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए क्या फ़ैसला है? वो तो नून लीग से बिल्कुल उन्होंने अपने रास्ते मुझे लग रहा है जुदा कर दिए हैं, क्या वजह बनी दूरियों की? नहीं, देखें बात यह है कि जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं मेंबर्स की, किसी बात पे इख्तलाफ राय भी हो जाता है, मगर मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी जिनका नाम है वो नवाज़ शरीफ को कभी तसव्वुर नहीं कर सकते छोड़ने का। इसी तरह मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ भी जो हैं वो एक उनको छोटा भाई भी समझते हैं और उनको उन पे जमात ने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बतौर जमात के उस शख्सियत पे, तो वो भी कभी तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनको अपने से दूर किया जा सके। अगले दिनों में आप खाकान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पे ही बोलता भी और आता जाता भी देखेंगे। अच्छा जी, चलें, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनाई कि जी आप देखेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब को न PMLN के प्लेटफॉर्म पर आता जाता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा जनाब जावेद लतीफ़ साहब मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और सियासी सूरत हाल पर बात हो रही थी। नाजरीन, अब आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में एक वक्फ़ा शामिल करेंगे। वक्फ़े के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ गज़ा की सूरत हाल की। 10,500 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। इसराइल की जो जुल्म और सितम से जो कार्रवाइयाँ हैं भरी हुई वो जारी हैं और बमबारी जारी है। हर रोज़ रात को ये सारा सिलसिला शुरू होता है, बमबारी होती है,
कई लोग, कई ख़ानदान उसमें उजड़ जाते हैं और सारी दुनिया अब तक खामोश है। और जो लोग बोलते हैं उनके साथ क्या होता है उसकी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। एंजेलिना जोली हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मशहूर अदाकारा रही हैं, सारी दुनिया में उनका नाम है, और जो रेफ्यूजीज़ वगैरह हैं उनके लिए भी वो आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। अब इनके वालिद हैं जॉन वाइट, वो भी जो है बड़े गुस्से में आ गए, और वो किस वजह से गुस्से में आ गए, वो अपनी बेटी के बयान पर गुस्से में आ गए। और एंजेलिना जोली ने बेसिकली गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम की मुखालिफत की। ज़ाहिर है जो भी सही दिमाग शख्स होगा वो यही करेगा कि बच्चों का जिस तरीके से कत्लेआम इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो इस पर जॉन वाइट ने अपनी ही बेटी को तनकीद का निशाना बनाया। जॉन वाइट जो कि एंजेलिना जोली के वालिद साहब हैं, और इनकी अकल पर मातम करने को दिल चाहता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जी इस तरीके से बात करके एंजेलिना जोली ने, यानी कि एंजेलिना ने जब बात की कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी बेटी ने ऐसा बयान दिया है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी बेटी को पता ही नहीं है कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये तो हमेशा से यहूदियों का है और खुदा ने उन्हें दिया हुआ है, और ये हमेशा से खुदा ने उनको दिया हुआ है, और वो लोग अपनी ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे और करते ही रहना चाहिए उनको, और इसीलिए जंग हो रही है और होगी और ज़रूर होगी। और ये इस कदर बेवकूफ़ आदमी है कि ये कहता है कि जी चूँकि खुदा ने दे दिया है ये टुकड़ा, तो अब हम वहाँ पर जो चाहें। तो इनके खुदा ने, ज़ाहिर है जो खुदा सबका खुदा है, उस खुदा ने क्या ये नहीं कहा कि बच्चों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए? उस खुदा ने क्या जुल्म से मना नहीं किया? उस खुदा ने तुम्हें सारी अकल तुम्हारी सल्ब कर ली है कि अब तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता? तो बहरहाल इसने कहा कि जी अपनी बेटी को कि भाई मेरी बेटी को कुछ नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। और इंस्टाग्राम पर यह वीडियो क्लिप रिलीज़ हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत मायूस हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन जो है और ख़ुसूसी मंदूब एंजेलिना जोली, उन्होंने बेसिकली इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जानबूझकर बच्चों, ख़वातीन और ख़ानदानों पर बमबारी कर रहा है, और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। खुराक नहीं मिल रही, उनको अद्वियात नहीं मिल रही, इमदाद से महरूम किया जा रहा है। कल की फुटेज है कि एक जो उनकी इमदाद के लिए जो ट्रक्स आए हुए थे उसको उन पर भी बमबारी की गई है इसराइल की तरफ से, और उन ट्रक्स को भी तबाह कर दिया गया है। तो ये तो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि गज़ा में जो लोग रहते हैं उनको मारा जाए या फिर उनको वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया जाए ताकि उस इलाके पर कब्जा कर लिया जाए। और सारी दुनिया अंधी है और वो देख रही है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने अंधेपने में और अपनी गैरत की कमी की वजह से सारी दुनिया कुछ नहीं बोल रही, सिवाय चंद ममालिक के जिनका हम अक्सर औकात जिक्र करते रहते हैं। तो अब ये है कि जी बाप अपनी बेटी पर तनकीद कर रहा है और वो कहता है कि जी मेरी बेटी गलत कह रही है। अच्छा, एक और मामला भी हुआ है, वो भी एक ऐसा मामला है जिसमें आपको पता लगता है कि जो लोग जिनकी गैरत जाग रही होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो क्या कुछ कर देते हैं। अमेरिका में मुजाहिरीन ने इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले अमेरिकी बहरिया के जहाज़ को रोक दिया जी, वो उसके ऊपर चढ़ गए, जहाज़ के ऊपर। अब ये नौजवान लोग, इन्होंने मुजाहिरे किए, इन्होंने अपनी हुकूमत को एहसास दिलाने की कोशिश की कि आप लोग जो कर रहे हैं इसराइल की तरफदारी, वो गलत है। इसराइल को आप जिस तरीके से हथियार फराहम कर रहे हैं, अभी $320 मिलियन की एड जो है वो मज़ीद दी जाएगी इसराइल को अमेरिका की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें आप लोग गलत कर रहे हैं। हुकूमत ने क्या उनकी बात माननी थी? तो अब इन्होंने अमेरिकी बहरिया के जहाज़ पर ये चढ़ गए और ये जहाज़ बेसिकली इसराइल जा रहा था हथियार लेकर। वाशिंगटन का शहर टकोमा, उसमें फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने बेसिकली मुबैना तौर पर इसराइल के ये हथियार ले जाने वाले अमेरिकी फ़ौजी जहाज़ की राह में रुकावटें डाल दी, और सैकड़ों मुजाहिरीन ने वाशिंगटन में टकोमा बंदरगाह पर एक फ़ौजी सप्लाई के जहाज़ को रोकने के लिए बड़ा शदीद एहतजाज किया, और मुजाहिरीन ने जहाज़ को रोकते हुए बड़ी नारेबाजी की, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया, और फ़ौरी तौर पर जंग बंदी का भी उन्होंने भरपूर मुतालबा किया है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक पहुँचता है मामला, लेकिन लोग जो आवाज़ उठाना चाहते हैं वो आवाज़ उठाते हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद मिलते हैं।